जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें से हम लोग भारत का आक्रमण, भारत में अरबों का आक्रमण पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है भारत में अरबों का आक्रमण। अरबों के आक्रमण में एक टॉपिक है इस्लाम धर्म। तो बनता क्वेश्चन ये है कि इस्लाम धर्म में लोग जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं आप भी जानते हैं, मुसलमान। वास्तविक अर्थ इसका क्या होता है मुसलमान का? मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्लम प्लस ईमान। एक और क्वेश्चन बनता है, एसएससी पूछता है कि इस्लाम धर्म का उदय किस सदी के आसपास हुआ? तो इस्लाम धर्म का उदय कमेंट करके बताएं किस सदी के आसपास हुआ। तो इस्लाम धर्म का उदय 6ठी शताब्दी के आसपास माना जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक का नाम बताएं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे आपके मुहम्मद साहब। ये जो मैं हिस्ट्री का टॉपिक उठाया है, इसमें बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें कहते हैं खतरनाक। तो हम लोग ज़्यादातर अपना यही करंट के बारे में ही देखते रहते हैं, लेकिन इतिहास को नॉर्मली लेते हैं बच्चे। 10th क्लास, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक के लिए यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री होती है। इसलिए मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर जो आपने जरा सा भी स्किप कर दिया वीडियो, तो गारंटी है कि आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इतना आपने नोट कर लिया। भारत में अरबों का आक्रमण कब हुआ? इस्लाम धर्म इसमें टॉपिक है। इस्लाम धर्म के लोगों को मुसलमान, जिसका वास्तविक अर्थ है मुसल्लम धन ईमान। एक क्वेश्चन बनता है, ऐसी पूछता है कि इस्लाम धर्म का उदय किस वर्ष या शताब्दी माना जाता है? तो 6ठी शताब्दी के आसपास माना जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो मोहम्मद साहब थे। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो आप लोग बताइए मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान बताइए आप, इनका जन्म स्थान क्या था? तो जन्म स्थान था
मक्का, वास्तव में ये मक्का है कहाँ? कमेंट करके बताएं वास्तव में ये मक्का है कहाँ? मक्का है आपका सऊदी अरब में। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। जरा हम अपनी वीडियो देख लें कि सही है। तो नोट्स कर लिया होगा आपने। चलिए आगे देखते हैं। इसी से कुछ महत्वपूर्ण बातें, इतना आप सभी ने नोट कर लिया होगा। मैं आगे कुछ बताने जा रहा हूँ। अब इन्हीं से रिलेटेड, मोहम्मद साहब से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, उनको जो पूछे जा सकते हैं, तो उनको डिस्कस करना चाहता हूँ। मोहम्मद साहब से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था खादिमा बेगम। क्या था? खादिमा बेगम। जल्दी से इनकी कमेंट करके बताएं कि इनकी पुत्री का क्या नाम था। तो इनकी पुत्री का क्या नाम था? तो इनकी पुत्री का नाम था, बताएं भाई, कमेंट में इसका आंसर चाहिए जिसको आता हो। तो चलिए हम ही बता देते हैं, इनकी पुत्री का नाम था फातिमा। अगला क्वेश्चन बनता है कि इनके दामाद कहें, क्योंकि इकलौती हुई पुत्री थी, तो इनके दामाद कहिए या बेटे कहिए, दामाद का क्या नाम था? तो इनके दामाद ब्रैकेट में बेटे का क्या नाम था? तो इनके दामाद का नाम था अली। हाँ भाई, ये वही हैं, या अली, या अली, यही है इनके दामाद। अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कहा जाता है कि 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को एक पैगाम मिला। क्या मिला? पैगाम, एक पैगाम मिला। जो कहाँ पे मिला था? तो जो मिला था हीरा की पहाड़ी पर। हीरा की पहाड़ी पर, कि इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया जाए। हीरा की पहाड़ी पर इनको खुदा का, हीरा की पहाड़ी पर इनको खुदा का पैगाम मिला। पैगाम मिला खुदा का। तो नोट कर लीजिए। फिर इसी में एक क्वेश्चन बनता है, कईयों परीक्षाओं में आया भी है, कि हिजरी संवत क्या है? हिजरी संवत कब आया? ये क्वेश्चन आता है। तो हिजरी संवत जो है आपका 622 ईस्वी में आया। ये हिजरी संवत क्या होता है? तो हिजरी संवत है कुछ नहीं। हिजरी संवत बात वही है कि मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं। मक्का से मदीना जाते हैं
यही है हिजरी संवत, और कुछ नहीं। फिर आगे चल के 632 ईस्वी में इनकी 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद आगे की जो पॉइंट हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, इतना नोट कीजिए। तो उम्मीद है कि आपने नोट किया होगा, क्योंकि रिकॉर्ड करने वाले हम एक ही हैं, अकेले आज कोई है नहीं, इस वजह से आपको थोड़ी तकलीफ होगी। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब इसी से टॉपिक है, आगे हम थोड़ा बढ़ रहे हैं, जरा देखिएगा। अब जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, सॉरी, अब जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो इनके मृत्यु के बाद, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इनके कार्यकारी, इनके जो कार्यकारी थे वह खलीफा कहलाए। कार्यकारी कहें या उत्तराधिकारी, अधिकारी, खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? खलीफा। इनके कार्यकारी या उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। फिर उसके बाद इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम, तो इनकी पवित्र इस्लाम धर्म की पवित्र जो पुस्तक है वह क्या है? जैसे अपने यहाँ गीता है, वैसे इनकी क्या है? तो लिख लीजिए, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान। जहाँ पर आदेशित किया गया है कि जो इस्लाम धर्म का होगा व्यक्ति, वह 5 बार दिन, हर दिन में प्रत्येक बार 5 बार नमाज करने वाला। दूसरा, रमजान के महीने में, रमजान के महीने में रोजे रखने वाला। अगला पॉइंट है, दान करने की सलाह जो है वह इसी में दी गई है। रमजान के महीने में रोजे रखे, दान करने की सलाह जो हो वह इसी में दी गई है। और मक्का और मदीने की यात्रा करें, और मक्का व मदीने की यात्रा
पात्रा नहीं, यात्रा करे, सॉरी, यात्रा करे। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। देखते हैं, आप लोग नोट कीजिए इतना। नोट हो गया होगा हमारे हिसाब से। चलिए रफ करते हैं। अब मोहम्मद साहब के बाद, मृत्यु के बाद, इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया। इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बटा। एक था शिया, दूसरा सुन्नी। इस समुदाय के लोगों को कहना था कि इस्लाम धर्म का खलीफा या सुल्तान, कार्यकारी उत्तराधिकारी जो भी होगा, वह मोहम्मद साहब के परिवार का ही होगा, परिवार का सदस्य होगा। लेकिन इस धर्म के लोगों को कहना था, इस समुदाय के वर्ग के लोगों को कहना था कि इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी या खलीफा वही बनेगा जो उस पद के योग्य होगा, उस पद के योग्य व्यक्ति होगा। तो नोट कर लीजिए इतने। फिर इसके दूसरा इसी में क्वेश्चन बनता है कि सुन्नी धर्म का पहला अनुयायी कौन था। सुन्नी इस धर्म का, इस वर्ग का पहला अनुयायी कौन था। तो पहला अनुयायी अबू बकर था। नोट कर लीजिए, पहला अनुयायी कौन था। तो पहला अनुयायी अबू बकर था। और इस धर्म के लोगों का कहना था, इस वर्ग के लोगों का कहना यही था कि जो मोहम्मद साहब के खलीफा होगा, जो मोहम्मद साहब के परिवार का सदस्य होगा, और इसी प्रकार इस विचारधारा को मानने वाले लोगों ने कुल जो खलीफा बनाया वो चौथा खलीफा, फोर्थ खलीफा जो बने। इस मत के अनुसार जो फोर्थ खलीफा थे, तो कमेंट करके बताएं कि फोर्थ खलीफा कौन बने। तो फोर्थ खलीफा कोई और ही नहीं, इनके ही दामाद बने। क्या नाम था उनका, बता सकते हैं? अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो उनका नाम था
दामाद इनके जो थे वह अली बनाए गए। अली ही चौथे खलीफा बनाए गए इस्लाम धर्म के। तो नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे हम थोड़ा और बताते हैं आपको। चलिए नोट कर लिया होगा। अब देखिए, हम सिर्फ इतिहास में हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आता हो। हमें महारथी या मास्टर नहीं बनना है, हमें सिर्फ पढ़ना है हमारे एग्जाम्स के माध्यम से। तो अब हम चलते हैं इसके बाद। इतिहास को हम लोग 712 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक पढ़ने जाएंगे। 712 से 1200 ईस्वी तक 3 आक्रमणकारी आए। पहला कौन था? तो पहला था मोहम्मद बिन कासिम। अगला कौन था? तो अगला था महमूद गजनवी। फिर अगला कौन था? तो अगला था मोहम्मद गौरी। नोट कीजिए, ये 3 आक्रमणकारी आए जिनका विचार था लूटना। भारत को कई वर्गों में लूटा गया। इसने भारत में एक बार आक्रमण किया। इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, और इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया। और जो गौरी था इसने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। तो अब इसी में हम आगे इन तीनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नोट कर लिया आप लोगों ने? तो अगला क्वेश्चन है, चलिए अब ये है मोहम्मद कासिम के बारे में। हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ और किसने किया? तो पहला आक्रमणकारी यही था। कब किया? तो 712 ईस्वी में किया। दरअसल इसके पीछे थोड़ी लंबी कहानी है जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ एक अरब ईरान का सुल्तान था, जो खलीफा या सुलेमान जो था, तो उसने श्रीलंका से ये चित्र के माध्यम से थोड़ा समझेंगे।
ईरान क्षेत्र से यहाँ पे आपका श्रीलंका था है। तो जो सुल्तान था उसके कुछ जहाज श्रीलंका से में लूट लिए गए थे कुछ जनजातियों द्वारा, जिसने बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा, हिंदुस्तान जिसे बोलते हैं, हिंदुस्तान भेजा और देखा कि यहाँ पे सोना, और भारत एक परिपक्व देश तो था जिसमें काफ़ी हदों तक स्वर्ण मुद्राएं कहा जाए, सोने की चिड़िया ही कहा जाता था। तो इसलिए तो इसके कुछ जहाज लूट लिए गए थे। तो और कुछ जो जहाज़ों में क्या एक तरह से महिलाएं थी जो रानियां थी, उनके साथ थोड़ी बदतमीजी भी हुई, जिसने इसका बदला लेने के लिए भारत में भेजा। तो ये आया कहाँ से था, इसमें एक क्वेश्चन बनते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम उसी का बदला लेने के लिए भारत आया। कब आया? 712 ईस्वी में। कहाँ से आया, एक क्वेश्चन बनता है। तो कहाँ से आया? ईरान से आया। जरा इतना नोट कीजिए, हम जरा प्रॉपर देख लें कि वीडियो सही है। ठीक, तो कहाँ से आया? ईरान से आया। फिर इसने आते ही सबसे पहले किस क्षेत्र में आक्रमण किया? तो ये जो क्षेत्र है ये दरअसल सिंध का क्षेत्र था उस समय, और सिंध जो था इस समय पाकिस्तान में है। ये जो यहाँ अफगान तक का एरिया था ये हमारे कंट्रोल में आता था। तो सिंध पर इसने क्या किया? आक्रमण किया। और कहाँ पे आक्रमण, कहाँ पे किया? तो आक्रमण सिंध पे किया। उस समय सिंध के राजा कौन थे? उस समय सिंध के राजा कौन थे? तो उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। राजा दाहिर की पत्नी ने ही सर्वप्रथम जौहर प्रथा अपनाई थी। ठीक, फिर अगला पॉइंट है कि इसके आक्रमणों का जो वर्णन है वह कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों का वर्णन चचनामा बुक है जिसमें मिलता है। एसएससी ने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि जो सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन शासक था? तो सर्वप्रथम जजिया कर वसूलने वाला जो शासक था यही था, मोहम्मद बिन कासिम। वसूलने वाला शासक। और जब यहाँ पे इसके जहाज लूटे गए थे श्रीलंका में, तो इसके साथ कुछ रानियों के साथ बदतमीजी क्या कहें, कुछ गलत हुआ था। तो इसने 600 राजाओं को जीता था, और इनकी जो रानियां थी इनको बंदी बनाकर अपने साथ ईरान ले जाने वाला यह शासक था। और उनमें से 2 पुत्रियां राजा दाहिर की, 2 पुत्रियां राजा दाहिर की थी। हाँ, एक क्वेश्चन बताना भूल गया है कि ये जो जहाँ से आया था यहाँ का सुल्तान कौन था उस समय?
खलीफा या सुल्तान जिसने इसको भेजा था वह कौन था? तो वह था अल हजाज। अल हजाज खलीफा था जिसने इसको भेजा था और अपने साथ 600 रानियां ले जाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। फिर क्या होता है आगे की स्टोरी हम आपको बता दे रहे हैं। फिर ये जो अल हजाज था राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों को अपनी पुत्रियां मानने लगता है और इसके कैरेक्टर को देखते हुए इसको मृत्यु की सजा सुनाता है और इसकी मृत्यु काफ़ी मतलब भयानक एक टाइप से कहें, भयानक ही कह सकते हैं। इसको जिंदा ही बछड़े की खाल या बैल की खाल में मतलब डलवा दिया जाता है और काफ़ी इसकी मतलब एक टाइप से काफ़ी सड़ने और गलने की वजह से मृत्यु हुई जिसकी सांस। ठीक, तो इसकी काफ़ी हिस्ट्री है जिसको आगे हम लोग नहीं बताएंगे, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। फिर अगला शासक आता है आपका महमूद गजनवी। तो इतना नोट कर लीजिए, देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। नोट कर लिया होगा। अब अगला शासक आता है आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, तो पहली बात ये आया कहाँ से था? तो ये गजनी से आया था। किसका बेटा था? तो ये बेटा था, बेटा किसका था? तो सुबुक्तगीन का बेटा था। और इसने पदभार कब संभाला? तो इसने 998 ईस्वी में पद संभाला। 998 ईस्वी में पद संभाला। इसके आक्रमण जो हैं वो कब से कब तक हैं? तो इसने आक्रमण जितने किए, पहला आक्रमण इसने 1001 में भारत पे किया और 27 तक लगातार आक्रमण करने वाला शासक। कितने आक्रमण किए थे भारत में? तो अभी हमने आपको बताया था कितने किए थे, 17 बार भारत को लूटने वाला। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर 1 महीने तक बैलगाड़ियों से सोना ले जाने वाला शासक यही था। फिर भी पूरा सोना नहीं ले जा सका। काफ़ी इसका इतिहास भारत का बड़ा है। भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से 700 मन सोना ले गया था। अप्रॉक्स में बताते हैं, कई बुकों में दिया, कई बुकों में एनालिसिस करने के बाद 1 मन में 40 केजी होता है। 1 मन में 40 केजी होता है। तो 700 में कितना हो जाएगा?
गहन अध्ययन कर लीजिए आप। 28,000 kg, 28,000 kg सोना ले गया था। और कहते हैं चांदी कितनी ले गया था, तो चांदी के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। 1200 मन चांदी ले जाने वाला शासक था। 1200 इंटू 40 करेंगे 48,000 kg चांदी ले गया था। और बहुत सारे सोने के आभूषण, सिक्के, मालाएं जो थी वो ले गया था। काफ़ी अपार गहनों में अपार सोने के चांदी के गहने अपार कूट में ले गया था। तो आगे लिखते हैं, चलिए। और यह स्वर्ण मंदिर का आक्रमण, स्वर्ण मंदिर का जो आक्रमण है, स्वर्ण मंदिर का जो आक्रमण है ये कब हुआ, तो 1025 ईस्वी में हुआ। अब कौन सा था, तो लिख लीजिए 16वां आक्रमण था। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु कब होती है, तो इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है और इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब अगला जल्दी से नोट कीजिए और अगला हेडिंग डालिए मोहम्मद गौरी। अगली हेडिंग डालिए मोहम्मद गौरी। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, मैंने रफ कर रहे हैं। कुछ छूट रहा है कहिए तो बता दें, नहीं तो आगे 2-3 पॉइंट हेडिंग डालने से पहले 2-3 पॉइंट हैं, उनको नोट कर लीजिए। एक था महमूद गजनवी के शासन में इतिहासकार कौन थे, तो क्वेश्चन क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी के शासन में इतिहासकार कौन थे, तो पहला इतिहासकार अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्तवी 5 इतिहासकार थे। कमेंट करके बताएं चौथा कौन था, कमेंट करके जल्दी से बताएं चौथा कौन था। तो चौथा था फर्रुखी और 5वां था सिस्तनी। ये 5 इतिहासकार थे। अल-बरूनी ने ही किताब उल हिंद लिखी। किताब उल हिंद या इसी को किताब उल हिंद तारीख उल हिंद कहते हैं। किताब उल हिंद तारीख उल हिंद कहते हैं, ठीक। और फिरदौसी ने कौन सी लिखी थी, तो फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी थी। आप सभी जानते हैं शाहनामा पुस्तक बुक जो थी ये लिखी थी
फिरदौसी ने। इसको और क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। जैसे अपने यहाँ महाभारत फेमस है, वैसे ही इसे अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं। नोट कर लीजिए, ऐसे जड़ियल क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, और जितने तरीके से मैं बता रहा हूँ कोई बताएगा नहीं। तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हेडिंग डालिए गौरी, मोहम्मद गौरी। नोट कर लिया होगा, उम्मीद है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी डाल लीजिए। तो इसने कितने आक्रमण किए थे? 5 बार इसने भारत में आक्रमण किया, ये बता चुका हूं। तो इसने फर्स्ट आक्रमण कब किया? तो फर्स्ट आक्रमण 1175 में किया। सेकंड कब किया? 1178 में। थर्ड कब किया? 1191 में। फोर्थ कब किया? 1192 में। और थर्ड इसने 5 युद्ध 1194 में। तो फर्स्ट आक्रमण इसने मुल्तान में किया। मुल्तान में किया। और वहां के राजा कौन थे? तो वहां के राजा थे मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकंड वहां के राजा थे। किसके बीच में हुआ? तो मूलराज द्वितीय और गौरी के बीच में हुआ। ठीक। तो पहला युद्ध क्या होता है? यह जाता है जीत, तो इसकी ताकत और दोगुनी हो गई। फिर उसके बाद अगला युद्ध इसने किया माउंट आबू में। माउंट आबू में जहां के राजा कौन थे? भीमदेव सेकंड। और वर्सेस गौरी के बीच हुआ। किसके बीच? मोहम्मद गौरी के बीच, जहां पे यह जाता है हार। क्या हो जाती है इसकी? हार। आपको ये बता दें मुल्तान, ये मुल्तान वही क्षेत्र है जहां पर रजिया, मुल्तान के राजा भटिंडा, मुल्तान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है जहाँ पे रजिया आपकी मारी गई थी। ठीक। और 1191 ईस्वी में ही आपका तराइन का पहला युद्ध होता है। तराइन का फर्स्ट युद्ध किसके बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच होता है, जिसमें क्या हुई? हार हुई गौरी की और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। लेकिन गलती पृथ्वीराज चौहान से यही हो गई कि इसने इसको जिंदा छोड़ दिया। फिर ये अपनी ताकतों को एक साथ एकजुट करके आता है और दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, जिसे दूसरा
नाम कहते हैं बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध ये होता है सेकंड, जो इन्हीं के बीच में होता है, लेकिन इसमें गौरी जीतता है, गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान हारते हैं। तीसरा अगला युद्ध होता है चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर का युद्ध, चंद्रावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान के चाचा राजा जयचंद्र एवं गौरी के बीच होता है। गौरी, जिसमें गौरी की ही जीत होती है। ये इनके चाचा थे, राजा जयचंद्र जो थे पृथ्वीराज चौहान के चाचा कहें या कुछ कहें ससुर कहें, बात एक ही है, क्योंकि इनकी पुत्री, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे की कहानी हम बताते हैं। ये तो यहाँ से आपके 3 टॉपिक खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद आगे की थोड़ा हम कहानी बता रहे हैं आपको, उसको सुन लीजिए, याद रहेगा आपको। तो चलिए, नोट कर लिया। अब राजा जयचंद की इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर जो देखा जाए, मन से पढ़ा जाए, तो इससे अच्छा कुछ है नहीं। अब जो राजा जयचंद थे, जयचंद्र, ये चाचा थे इनके, किसके? संबंध चाचा का था। चाचा कहें या ससुर कहें, बात एक ही थी। पृथ्वीराज चौहान के, क्योंकि इनकी जो पुत्री थी, ये जो पुत्री थी संयोगिता, इनसे इनका प्रेम लगाव था। प्रेम लगाव कहें या मतलब जो भी हो, प्रेम था। तो भरे मंडप से पृथ्वीराज चौहान जी इनको उठा कर ले गए थे, जिसकी खुन्नस में इन्होंने गौरी का साथ दिया और बाद में उसी गौरी ने ही इनको फिनिश कर दिया। तो 2-3 बात दोते हैं जिसको हम बताना चाह रहे हैं। यह इनकी पत्नी थी संयोगिता। और एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? तो माँ का नाम कर्पूर देवी था। क्या था? कर्पूर देवी। और राजा जयचंद की ही पत्नी थी, जिन्होंने सर्वप्रथम दाहिर जौहर प्रथा को अपनाया था। तो नोट कीजिए। एक क्वेश्चन इसमें एक और बन सकता है कि ठीक है, बस इतना ही रखिए। ज़्यादा लेंदी आपको नहीं घसीटेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है
कि कई कई बुकों में दिया गया है कि 1191 में ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और गौरी की हार होती है। लेकिन जब 1192 ईस्वी आती है तो पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का दूसरा युद्ध होता है और गौरी जीतता है, पृथ्वीराज हारते हैं। और कई बुकों में दिया गया है कि यहीं से पृथ्वीराज जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन भारत के इतिहासकारों ने कई इसके 3 इतिहास का फॉरेन विदेशी इतिहासों में कई यही लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया के कल्चर में के साहित्य में कुछ जानने को मिलता है, जिसमें हमें बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे इनको मारा नहीं था, इसने बंदी बनवा लिया था। और जो थे क्या कहते हैं, इन्हीं के मित्र थे, पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे चंद्रबरदाई। जिन्होंने पृथ्वी राज रासो लिखी। यह हिंदी की साहित्य में पूछी जाने वाली और इतिहास साहित्य में पूछी जाने वाली फेमस बुक है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक, चंद्रबरदाई के द्वारा। अब इन्हीं की मदद से पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मारा था। कहते हैं कि जो थे, एक बार सभा हुई जिसमें आयोजन पूरी इन लोगों ने व्यवस्था कर ली कि आज भाई इनका गौरी का काम किसी तरीके, तो पृथ्वीराज चौहान और राजा दशरथ, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट ये हो गए और सेकंड हो गए राजा दशरथ। 2 ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जो शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे। तो ये भरी सभा में गए, सब लोग इनका शब्दवेदी बाण की कला देखना चाहते थे। तो इसने, गौरी ने कहा दिखाओ भाई अपनी कला। तो इसने तीर माना। तो उसी समय पृथ्वीराज, ये चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज के मित्र थे, इन्होंने गायन में कुछ ऐसा श्लोक बोला कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अत्ता ऊपर सुल्तान है चूक्यो मत चौहान। जैसा ही इतना बोला, उसके बाद इन्होंने पलट के तीर मारा और मोहम्मद गौरी के मृत्यु पृथ्वीराज के हाथों हो गई। पृथ्वीराज को इसने, मोहम्मद गौरी ने अंधा करवा दिया था तराइन के सेकंड युद्ध के बाद। तो इन्होंने अंधे होने के बावजूद शब्दवेदी बाण चलाया और गौरी को मृत्यु के घाट उतारा। फिर अगला क्वेश्चन इसी में एक बनता है कि 1199 ईस्वी में गौरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय है, वहां पे आग लगवाई। कहा जाता है कि यहाँ की जो लाइब्रेरी में इतने ग्रंथ, इतनी पुस्तकें थी कि यह जो आग थी यह 6 माह तक जली थी। तो गौरी ही वह शासक है जिसने पूरे इतिहास, भारत का जो इतिहास है उसने काफ़ी, इस विद्यालय में आग लग जाने के कारण काफ़ी इतिहास में परिवर्तन आया, काफ़ी ग्रंथों में परिवर्तन आया, काफ़ी उनके ग्रंथ की जो कुछ
पन्ने या कलाएं बची थी जिनको दोबारा से नए रूप में ढाला गया और बताया गया। फिर इसने गौरी ने ही अपने विदेशी उसके गौरी ने गोर में मरने से पहले सिक्कों को चलवाया जिसमें माँ लक्ष्मी की मूर्ति थी। क्योंकि इंडिया के साहित्य में लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता, तो यहाँ के सिक्कों में माँ लक्ष्मी की प्रिंटिंग देखता था, तो इसने सोचता था कि माँ लक्ष्मी जो है वो बहुत पावरफुल है, इनके रहने से लक्ष्मी आती है, ये मानना था इसका। और दूसरा इसी में पॉइंट बनता है कि गौरी आया कहाँ से था, तो गौरी ये आया गोर से ही था। दो चीजें हो गई। अब ये आपका इतिहास 712 से 1200 ईस्वी तक फिनिश्ड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कहते नहीं है कि एपिसोड ख़त्म करने से पहले हल्की सी ट्रेलर की झलक दिखाई जाती है, तो ये सिर्फ ट्रेलर की झलक है, इसके आगे और अच्छे तरीके से हम बताने वाले हैं। तो दो चार थोड़ा पॉइंट देख लीजिए, इसको नोट कीजिए, इतना थोड़ा और मैं बता दूं, फिर उसके बाद नोट हो गया होगा। फिर इसके बाद इतिहास आता है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक, जो है अगला इतिहास आता है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। ये इतिहास है आपका। तो इसमें 5 वंश आए, 5 गुलाम, खिलजी, सैयद, जीजा का टकला साला, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके ट्रिक बनती भी है। कुछ लोग कहते हैं जीजा का टकला साला, या कुछ लोग कहते हैं गुल खिले तुम मिले सलाम मेरी लैला। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरीके भी याद कर सकते हैं। जी मतलब गुलाम, जीजा का टकला साला, GKTSL, जीजा का टकला साला, 2 प्रकार से। तो अब अगला आता है, लिखिए गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। फिर आता है खिलजी 1296 से 1316 तक ही माना जाता है। सॉरी 96 से नहीं, 90 से ही मान लीजिए, आप 20 लग कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है 1320 से 1414, या कई बुकों में 1412 तक भी दिया होगा, तो आता है। फिर उसके बाद आता है 1414 से 1450 तक
सैयद अख्तर। फिर 1451 से 1526 तक आपका आता है लोधी। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बनेंगे जिसको हम बताएंगे। जरा लिखिए आप। अच्छा कमेंट, इसको हम कल बताएंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में ही हो पाएगा। टॉपिक बहुत ही लेंदी है जिसको एक ही वीडियो में, इस वीडियो में समाप्त करना मुश्किल नहीं हो सकता। तो एक होता है दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने की। एक क्वेश्चन ये है कि इसका कमेंट में आंसर चाहिए मुझे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ये दो क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये सिर्फ ट्रेलर है, कल इसके बारे में पूरी पिक्चर होगी। फिल्म देखने में इतिहास सबसे बेहतरीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर है पूरी हिस्ट्री में देखा जाए, जिसे पूरे इतिहास का सबसे खूंखार शासक माना जाता है। तो इतना नोट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री की टॉपिक यही रहेगा, लेकिन आप लोगों ने अगर जो वीडियो को स्किप कर दिया तो समझ में नहीं आने वाला है, ये गारंटेड है। थैंक यू।